जय हिंद दोस्तों। मैं नौसेना से सेवानिवृत्त पेटी ऑफिसर मनन भट्ट। आज मैं जब आपसे जुड़ा हूं तो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा श्री दिव्येश भाई डाभी का कि उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। आज मैं आपको मेरी नौसेना की जर्नी के बारे में बताऊँगा। मैं वो बात करूँगा कि मैं नौसेना से कैसे जुड़ा, मेरे लिए क्या मोटिवेशन रहा, और 1997 में मैं जब भारतीय नौसेना में मैंने ज्वाइन किया तब से लेके 2012 यानी कि 15 वर्ष तक क्या मेरे अनुभव रहे, और उसके पूर्व में क्या मोटिवेशन रहा कि मुझे नौसेना में जाने का मन किया। मैंने नौसेना के लिए प्रिपरेशंस की और वहाँ पे ज्वाइन किया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जन्म राजकोट से बहुत नज़दीक अमरेली में हुआ, अमरेली सिटी में। मेरे पिताजी एक स्कूल में शिक्षक थे और मेरे ग्रैंडफादर गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर स्वतंत्रता की लड़ाई में हिस्सा लिया था उन्होंने। देश की सेवा ये हमारे खून में रही और देश के लिए कुछ करने का जो जज्बा है वो हर एक युवा की तरह, जिस तरह आप में भी है, जिस तरह मुझ में भी था। किंतु देश के लिए क्या किया जाए ये कभी हम युवा सोचते नहीं है, और देश के लिए कुछ करना, इसके लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती। जब हम अपना काम एक लगन से करते हैं, जब हमारे अंदर कोई एक ऐसा जज्बा, एक ऐसा किलिंग स्पिरिट होता है कि नहीं मुझे कुछ करना है, तो वो अपने आप आ जाता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। ये बात है आई थिंक 1996 की, जब मैंने अपनी 12th की एग्ज़ाम क्लियर की थी। और उसके बाद में एक फॉर्म हमने देखा कि नौसेना में आप ज्वाइन हो सकते हो, ज्वाइन द नेवी एंड सी द वर्ल्ड। तब नेवी का एक था स्लोगन होता था। मैंने नौसेना का ये फॉर्म भरा, द रेस्ट इज हिस्ट्री। हमने गुजरात से हम 12-13 लड़के थे जो कि जामनगर में हम लोगों ने उसके फिजिकल टेस्ट और एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह क्लियर किए। 6 महीने बाद उसका रिजल्ट आया एंड वी वर सिलेक्टेड। कई लोग ये कहते हैं कि जिन्होंने कुछ पाया है या जिन्होंने जीवन में दूसरों से कुछ अलग किया है, उनके जीवन में एक संघर्ष की कहानी होती है। वो लोग कुछ संघर्ष करते हैं। मैं ये मानता हूँ कि ये संघर्ष या स्ट्रगल नहीं है। मेरे जीवन में हमने नौसेना के अपने वर्षों के दौरान जो किया है या जो साहस हमें करने को मिले हैं, वो संघर्ष नहीं था, वो एक जर्नी थी, वो हार्डवर्क था। जैसे कि हर एक इंसान, उसे अपने परिवार को चलाने के लिए, या फिर हर एक बंदे की एक ड्यूटी है कि हम 7 से 8 घंटे अपना काम करते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं, अपना नौकरियां करते हैं, अलग अलग जगह पे कहीं सेवा देने जाते हैं, जिससे कि हमारा घर चलता है। तो ये 8 घंटा काम करना ये हमारी ड्यूटी है। उसके बाद आप जो करते हैं वो आप अपने पैशन के लिए करते हैं। हो सकता है आपका काम ही आपका पैशन हो। तो नौसेना में जाना, उन युद्ध जहाजों पे सर्विस करना, वो मेरा पैशन था, और मेरे साथियों का जो हम वहां रहे उनका पैशन था। हमारे लिए वो केवल एक नौकरी नहीं थी। फौज की सेवा कभी भी किसी भी सैनिक के लिए, किसी भी अधिकारी के लिए केवल एक नौकरी नहीं है, वो एक पैशन है, एक जज्बा है, जहां आपको अपने जीवन को फुलेस्ट में जीने का मौका तो मिलता ही है। किंतु फौज, सेना, नौसेना, वायुसेना ये आपको आराम से नहीं बैठने देती। तो 8 घंटे जैसे हमारे वर्किंग आवर्स है, हम उस तरह अपना काम करते हैं। उसके अलावा जो 8 घंटे या और जो 20-22 घंटे जो आपको टोटल काम करना पड़ता है फौज में, या जो आप फौज की सेवा जो आपसे एक्सपेक्ट करती है, खासकर जब युद्ध के बादल गिरे हों, जब परिस्थितियां विकट हो जाए, जैसे कि अभी भारत और चीन के बीच में पिछले 1 वर्ष से जो परिस्थिति विकट चल रही है, या 1999 में जब हम नौसेना में थे और कारगिल युद्ध के बादल जब घिर गए थे और इंडियन आर्मी कारगिल के पर्वतों पर पाकिस्तान से लड़ रही थी, तो ऐसे समय में खास करके सेना को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और आप ये फिक्स वर्किंग आवर्स करके नहीं चल सकते। तो हमें ये पक्का सोचना पड़ेगा, और हमने हमेशा ये देखा भी है कि 8 घंटे हमें अपने काम के लिए देने हैं और दूसरे 8 घंटे हमारे पैशन के लिए, हमारे स्पिरिट के लिए। जब एक इंसान इतनी मेहनत करता है तो न केवल सेना में आप सक्सेसफुल होते हैं, बट आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको सक्सेस मिलने की गारंटी है। क्योंकि अगर हम अपने आप को बांध के चले किसी समय के दोराहे में, या किसी काम के एक घेरे में कि मैं यही करूंगा या यही कर सकता हूं या मेरी ये लिमिट है, तो जब आप अपने आप को पुश करते हैं, और फौज में तो यह है कि जो बंदा अपने आप को पुश नहीं करता उसे हम जैसे सीनियर्स पुश करवा देते हैं। तो डंडा जब चलता है फौज का, कहा जाता है
कि अच्छे अच्छे लोग काम करने लगते हैं, बट उससे आपको ये पक्का सीख मिलती है कि देर इज नो लिमिट टू ह्यूमंस। एक इंसान की ताकत है, जो अंदर की हमारी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। मैंने ये हमेशा देखा है कि जब हम नौसेना की इनिशियल ट्रेनिंग में गए तो गुजरात से गए थे हम, 3-4-5 किलोमीटर तो मैं दौड़ लेता था, वो भी जॉगिंग करके, बट वहां पे क्रॉस कंट्री होती है 20-22 किलोमीटर की, हर हफ्ते आपको दौड़ना है और उसमें एंक्लोजर्स बनाए जाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवें एंक्लोजर वाले को वो 22 किलोमीटर रोज दौड़ने पड़ते हैं। या तो आप पहले, दूसरे, तीसरे में आओ या फिर रोज दौड़ना शुरू करो। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने आप को किस एंक्लोजर में ले जाना चाहते हो। ये जीवन का भी, मुझे ये लगता है कि हमारे जीवन का भी यही लक्ष्य है कि हम अपने 10th में, 11th में, 12th में, जब हम JEE नीट की तैयारी कर रहे होते हैं, या फिर जो हमारा लक्ष्य है, चाहे कोई CA बनने के लिए तैयारी कर रहा हो, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई बैंकर बनने के लिए तैयारी कर रहा हो, कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहा हो, प्रिपरेशंस कर रहा हो, तो वो बच्चा वो डिसाइड कर सकता है कि या तो आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इंक्लोजर में आ जाओ, उसके लिए दौड़ो, जी जान लगा दो 18 घंटे, 20 घंटे, या फिर 5th इंक्लोजर में आओ और जिंदगी भर दौड़ते रहो एक आम आदमी की तरह, जो कि फिर आपके लिए जीवन जो है वो एक जर्नी ना होके एक स्ट्रगल बन के रह जाएगा। तो ये हमारे ऊपर है कि हम उस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इंक्लोजर में आके दौड़ लें। चाहे तो नेवी ने हमें ये बहुत शुरू में सिखा दिया कि आप डिसाइड करो कि आपको हंस के हार्डवर्क करना है या फिर रो के स्ट्रगल करनी है। तो मैंने अपने जीवन में यही डिसाइड किया कि बेटर है कि हंस के हार्डवर्क किया जाए। तो वो 15 साल के बाद में एक बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़ा और बड़े रेप्यूटेड नेशनल, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़ा, जो कि बड़ा ज़रूरी था कि मैं अपनी लाइफस्टाइल जो है उसको मेंटेन कर सकूं, अपने परिवार को एक हेल्दी और एक स्ट्रेंथ वाली लाइफस्टाइल दे सकूं। बट साथ साथ में मेरा एक पैशन रहा, मेरा पैशन था लिखना, जो कि मैंने 2012 में मैं निवृत्त हुआ। नेवी में रह के मैं बहुत सारे साइटेशंस, जिसे कि कहते हैं वीरता पदक जो दिए जाते हैं, उनको लिखने के लिए साइटेशंस मुझे लिखने का किसी समय में मौका मिला। तो ये लिखते हुए लिखना मेरा एक शौक सा तो बना था, बट उसे एज ए पैशन मैंने जब रियलाइज किया कि लिखना मेरा पैशन है, और 2015 में मैंने थोड़ा बहुत ब्लॉग लिखना शुरू किया, और वहां से एक जर्नी जो शुरू हुई, तो मैंने अपनी सबसे पहली पुस्तक कारगिल युद्ध लिखी, जिसे कि मैंने गुजराती में लिखा। और उसके बाद मुझे लगा कि अभी एक ऐसी घटना हुई 2019 में, हम सभी जानते हैं 2019 के फरवरी में, कि पुलवामा में हमारे 40 CRPF के 40 जवानों को उन्हें शहीद कर दिया गया आतंकियों के द्वारा। तो उस घटना ने मुझे अंदर से हिला दिया। मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये कैसा कट्टरपंथ है, कैसी घृणा है हमारी सेना के प्रति कि उन्हें मारा गया है। तो मैंने फिर उस बात के ऊपर रिसर्च करके 2 साल में मेहनत करके एक और पुस्तक लिखी, पुलवामा द एयर स्ट्राइक्स, जिसका कि अभी कवर बहुत जल्दी आने वाला है। तो मैं यही कहूँगा कि जब हम अपने पैशन के पीछे दौड़ते हैं तो हमें पक्का समय और तो एक सीमा रेखा है उसमें बंधना नहीं चाहिए। नौसेना की अगर बात की जाए तो ये सडनली नहीं हुआ है कि मैं आज लिख भी पा रहा हूँ, एक बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए काम भी कर पा रहा हूँ, और जीवन में मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कोई बहुत बड़े उद्योगपति की तरह ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुका हूँ, बट ये पक्का कहूँगा कि मेरे जीवन में शायद मैंने अचीव करने के लिए कुछ सोचा हो कि नहीं, मगर ये मुझे पक्का पता है कि मैं अपने परिवार को एक सेटल और वेल बैलेंस लाइफ देने के लिए एक मन की जो शांति है उसको अचीव कर पाया हूं। और हमेशा नौसेना में रहूं, चाहे आज मैं यहाँ राजकोट में रह रहा हूं, ये कभी इस चीज़ की मुझे कभी मलाल नहीं हुआ। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो नौसेना की जीवनी रही है। क्योंकि नौसेना में जब मैं सबसे पहले मैं एक जहाज में मेरा ट्रांसफ़र हुआ, INS उदयगिरी, जो कि एक फ्रिगेट था, और उस समय में गिरी क्लास के जहाज फ्रंटलाइन फ्रिगेट्स में माने जाते थे, और एंटी सबमरीन वॉरफेयर उनका काम होता था। तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर में हमारा जहाज ने झंडे गाड़े हुए थे विशाखापट्टनम, गोदीवाड़ा के, वो सबसे विशाखापट्टनम कमांड के, ईस्टर्न कमांड के, ईस्टर्न फ्लीट के बहुत अग्रिम जहाज होते थे। उसके बाद में हमारे जहाज़ों को मुंबई भेजा गया, और मुंबई में रह के हमने जो ऑपरेशंस किए, खास करके जब कारगिल युद्ध हुआ तो हमारे जहाज़ों को यहाँ पे सौराष्ट्र की बॉर्डर पे भेजा गया था, और हमने बहुत बड़े बड़े ब्लॉकेड ऑपरेशंस हमारे जहाज़ों ने चलाए, ईस्टर्न फ्लीट और वेस्टर्न फ्लीट ने मिलके। और उन ब्लॉकेड ऑपरेशंस की वजह से पाकिस्तान के पास एक समय ऐसा आ गया था कि 15-16 दिन का ही फ्यूल बचा था। तो नौसेना में रह के आप
अलग अलग समय पे अलग अलग चीजों से आपको एक्सपोजर मिलता है। युद्ध के समय में आपको यह पता चलता है कि आप अपनी सीमा को, अपनी स्ट्रेंथ को कितनी दूरी तक खींच सकते हैं। आप 24 घंटे अगर आपको ड्यूटी कराई जाए तो हर एक इंसान कर सकता है, यह मुश्किल नहीं है। और वो जब हम अपनी जो लिमिट्स को जब खींच के काम करते हैं, जब हम अपनी लिमिट्स को खींच के परफॉर्म करते हैं मुश्किल समय में, जब युद्ध के बादल गिरे हो, आपको पता है कि आपको घर में शिप को सेलिंग जाने से पहले आपने अपने अंतिम लेटर अपने माँ बाप को लिख के जमा करवा दिए हैं। आपका सबमरीन अगर युद्ध से वापस नहीं आया तो वो लेटर पोस्ट कर दिए जाएंगे। तो इन चीजों के लिए सेना आपको तैयार करती है। उसके बाद उन 5 वर्षों के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी पोस्टिंग एक ऐसी जगह हुई जहां पे नौसेना के मरीन कमांडोज को ट्रेनिंग दी जाती है। वो जगह इतनी सीक्रेट है कि उसका नाम भी नहीं लिया जाता। वहां में उन मरीन कमांडोज के साथ हमने ट्रेनिंग की, उनके साथ ऑपरेशंस किए, तो हमें यह जानने को मिला कि हम जब ये मानते थे कि हमारी ये फिजिकल लिमिट्स है, तो मैंने देखा कि मरीन कमांडोज तो हमसे कई ज्यादा गुना स्ट्रेंथ वाले हैं, कई ज्यादा गुना उनमें मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ है। सो नेवी का ये भी एक कैच फ्रेज है कि इंडियन नेवी फॉर द फिजिकली फिट एंड मेंटली टफ। जब हमारी मेंटल और फिजिकल टफनेस की सीमा समाप्त हो जाती है, वहां पे मरीन कमांडोज की वो टफनेस और सीमा शुरू होती है। हम जहां सोचना खत्म करते हैं, वहां उनका सोचना और एक्शन लेना शुरू होता है। हम सभी जानते हैं कि जब 26/11 का मुंबई हमला हुआ तो मरीन कमांडोज ने कितनी बहादुरी से वहां ऑपरेशन किया था और आतंकियों को मार गिराया था। उस ऑपरेशन के समय में भी मैं मुंबई में ही था। तो समय समय पे कुछ ऐसे एक्सपोजर्स, आप एक ऐसे इंटरनेशनल फोर्स में जाते हैं। इंडियन नेवी कोई एक आर्म फोर्स नहीं है। तो जब नौसेना में हम विदेश जाते हैं तो विदेश के जो नौसैनिक हैं, विदेश के जो अधिकारी हैं, वहां की नौसेनाएं हैं, वहां का कल्चर है, उनके साथ रहते हैं, उनके साथ वॉर एक्सरसाइजेज करते हैं, तो वो भी सीखने को मिलता है। तो समय समय रहते हुए जब आपको एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर मिलता है तो नौसेना जीने का एक तरीका सिखा देती है, आपको एक इंटरनेशनल सिटीजन बना देती है। तो ये सब एक्सपोजर के बाद मेरी एक पोस्टिंग बड़ी अच्छी हुई कि मुझे दिल्ली भेजा गया। डीआरडीओ, आपने नाम सुना होगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारे देश के लिए मिलिट्री के इक्विपमेंट्स बनाता है, मिसाइल्स बनाता है। वहां भेजा गया। वहां पे एक सीक्रेट प्रोजेक्ट था जिसका अभी मैं नाम ले सकता हूं, उसका नाम है आईएनएस अरिहंत, न्यूक्लियर सबमरीन का प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट के ऊपर 1 वर्ष तक मुझे काम करने का मौका मिला। तो और एक्सपोजर मिला कि किस तरह काम होता है। आप एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हैं तो आपको किस तरह रहना है। आपके अपने घर वालों को नहीं बता सकते कि आप क्या कर रहे हैं, कहां काम कर रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में भी रहने का मौका मिला। आज मेरा जो एक्सपोजर है या जो मेरे में जो मैंने जीवन में जो पाया है या मेरा परिवार आज जहां पहुंचा है, उसके लिए केवल और केवल वो फौज का डिसिप्लिन और वो फौज की सर्विस ही जिम्मेवार है। मैं आप सभी को, कहते हैं कि गुजरात से लोग कम आते हैं फौज में, तो मैं आप सभी को ये कहना चाहूंगा कि आप अपने आप को पुश करें। और न केवल मैं, बहुत सारे मेरे साथी जो कि यहां भी और गुजरात में हर एक जिले में, एक छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट से, छोटे छोटे कस्बों से लोग गए हैं। अलग अलग जाति के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, और नौसेना इन सभी को अपने में समा लेती है। फौज इन सभी को अपने में समा लेती है और देश का एक ऐसा नागरिक बनाती है जो कि इस देश के लिए न केवल अपनी सेवा के समय के दरमियान, बल्कि सेवानिवृत्ति के बाद भी एक राष्ट्रीय नागरिक बन के राष्ट्र की अपने फर्ज में वो पूरा उतरता है। मैंने ये हमेशा हर एक पूर्व सैनिक में देखा है। आप भी कोशिश कीजिए, जहां जहां आप जाएंगे, जहां आपको कहीं एक पूर्व सैनिक मिल जाए, आप उसको एक बार जय हिंद कह के देखिएगा। वो उस जय हिंद का जवाब आपको किस जोश से देता है वो आपको पता चलेगा। तो देश के लिए जीना और देश के लिए कुछ कर गुजरने की अगर आप में इच्छा है, केवल और केवल मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि सेना में आइए। और अगर सेना में आप नहीं आ सकते तो देश के लिए कुछ करिए, करते रहिए। हमेशा अपने आप को पुश कीजिए और उसी में आपकी जीत है, उसी में हमारे देश की जीत है। जय हिंद।